हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सिविल सिग्नल। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं जीपीएससी स्टेट टैक्स इंस्पेक्टर की जो वैकेंसी निकली है। जीपीएससी का नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है। आपको पता हो या नहीं पता हो, जीपीएससी का न्यू कैलेंडर रिलीज हो चुका है। अगर आपने अभी वो वीडियो नहीं देखा है जिसमें जीपीएससी का न्यू कैलेंडर रिलीज हो गया है, जिसमें जीपीएससी एसटीआई प्लस जीपीएससी क्लास 1 2 की दोनों की पोस्ट रिलीज कर दी है। अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो चेकआउट कर लीजिए। मैं फिर भी आपको एक बता देती हूँ कि एसटीआई की जो पोस्ट निकली है वो 573 पोस्ट निकली है 2024 के लिए। प्लस क्लास 1 2 के लिए जो पोस्ट निकली है वो 164 पोस्ट निकली है। ठीक है, तो जिन लोगों ने 7 जनवरी का एग्जाम दिया था जीपीएससी क्लास 1 2 का और उनका कट ऑफ क्लियर नहीं हो रहा है, या फिर उनका एग्जाम अच्छा नहीं गया है, या फिर वो 2024 के लिए टारगेट कर रहे हैं, तो उनके लिए भी एक खुशखबरी है कि जीपीएससी क्लास 1 2 का कैलेंडर रिलीज हो चुका है। जल्दी इसके फॉर्म आ जाएंगे। और कब इसके फॉर्म आएंगे, कब इसका एग्जाम आएगा, वो आप उस वीडियो में जाके चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन वैकेंसी आ गई है, 164 वैकेंसी है। इसमें वैकेंसी बढ़ भी सकती है आगे जाके, तो वो सब भी है, लेकिन 164 तो मिनिमम वैकेंसी अभी है ही। ठीक है, तो लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी स्टेट टैक्स इंस्पेक्टर की जो पोस्ट आई है, वो उसके लिए 573 पोस्ट आई है। ये एक बहुत बड़े नंबर में पोस्ट आई है, 573 पोस्ट आई है। तो इस पोस्ट के लिए कैसे एग्जाम पैटर्न होगा, इसका सिलेबस क्या होगा, इसका मीडियम क्या होगा, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, ये सब कुछ हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देख लिएगा। जो एसटीआई की तैयारी करना चाह रहे हैं 2024 में, उनके लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि इसकी कितनी सैलरी होती है, इसका सिलेक्शन प्रोसेस कैसे स्टार्ट होगा, सिलेक्शन एग्जाम पैटर्न में क्या क्या होता है, ये सब कुछ हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए, तो एलिजिबिलिटी, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, प्लस हम इसका कट ऑफ भी डिस्कस करेंगे कि लास्ट ईयर जब जीपीएससी एसटीआई का एग्जाम हुआ था तो उसका कट ऑफ क्या रहा था। तो कट ऑफ से आपको आइडिया आ जाएगा कि किस नंबर में आपको स्कोर करना है, किस रेंज में आपको स्कोर करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एग्जाम के लिए। क्लियर, चलिए। अच्छा, जीपीएससी एसटीआई का जो 2024 का एग्जाम है, उसका रजिस्ट्रेशन डेट जो है वो एक्सपेक्टेड है कि सितंबर 2024 में इसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे, और दिसंबर या जनवरी 2025 में इसका एग्जाम होगा। ठीक है, इसकी जो सैलरी होती है स्टेट टैक्स इंस्पेक्टर की, ये, अच्छा एक और चीज बताऊं, जीपीएससी क्लास 3 पोस्ट में आता है। क्लास 1 2 की पोस्ट आई है जिसमें मैंने बोला 164 वैकेंसी आई है। ये क्लास 3 की पोस्ट में आता है जिसकी सैलरी होती है 39,000 से लेके 1,26,000। तो एक बहुत अच्छी वैकेंसी है। जो लोग जीपीएससी या गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी करें तो एसटीआई की वैकेंसी बहुत ही अच्छी है। ठीक है, इसमें टोटल वैकेंसी कितनी आई है, 573 आई है। और एलिजिबिलिटी क्या होता है, कोई भी ग्रेजुएट जो है वो इस एग्जाम के लिए एलिजिबल है। ठीक है, तो कितनी पोस्ट आई है मैं आपको एक बार ऑफिशियल नोटिफिकेशन में बता देती हूँ। ये देखो, राज्य वेरा निरीक्षक बोलते हैं, मतलब स्टेट टैक्स इंस्पेक्टर को, इसकी 573 पोस्ट आई है। सितंबर 2024 में इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। जनवरी 2025 में इसका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होगा। जून 2025 में इसका क्या होगा, रिजल्ट डिक्लेयर होगा। और दिसंबर 2025 में इसका मींस का एग्जाम होगा। तो पूरा एक साल है आपके पास, तो आप अच्छे से इस एग्जाम को टारगेट कर सकते हैं और तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं आपको बता दूं, एज जो है वो 20 से 35 साल के अगर अंदर आपकी एज आती है तो इस एग्जाम के लिए आप एलिजिबल है। अगर आपकी एज मिनिमम 20 साल के या 21 साल के आप हो चुके हो तो आप इस एग्जाम को एलिजिबल हो, एग्जाम दे सकते हो। अगर आपकी एज 35 से कम है, 35 से ज्यादा है, तो आप इस एग्जाम को नहीं दे सकते। उसकी एज लिमिट है, वो मैं बताऊंगी। उसमें कुछ आपको एज रिलैक्सेशन भी दिया जाता है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में कोई भी बैचलर डिग्री आपकी होनी चाहिए। नेशनैलिटी में इंडियन हो आप, या नेपाली हो, या भूटानीज हो, तो तीनों ही नेशनैलिटी जो है वो एलिजिबल है इस पोस्ट के लिए। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की कोई लिमिट नहीं है, इसमें कोई एक्सपीरियंस का भी रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, ये सारी चीजें हैं ये। उसके अलावा एज लिमिट जो है, देखो, अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 35 ईयर्स तक तो एज लिमिट है, लेकिन मेल्स के लिए कोई रिलैक्सेशन नहीं है। अगर आप मेल हो और 35 ईयर के हो गए हो तो इसके बाद आपको कोई रिलैक्सेशन नहीं दिया जाएगा। लेकिन जीपीएससी मतलब गुजरात गवर्नमेंट फीमेल्स को थोड़ा रिलैक्सेशन देता है। चाहे आप कोई सी भी कैटेगरी के हो, अगर आप फीमेल हो तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन मिल सकता है। तो आप मतलब 40 ईयर्स तक ही एग्जाम दे सकते हो। अगर आप एक्स सर्विसमैन हो या ऑफिसर हो तो भी आपको
साल के लिए रिलैक्सेशन दिया जाता है और फीमेल्स को भी 5 साल के लिए दिया जाता है। फिजिकली डिसेबल्ड हो आप तो आपको 10 साल के लिए रिलैक्सेशन दिया जाता है मेल कैटेगरी में, और फीमेल कैटेगरी में भी आपको 10 साल के लिए रिलैक्सेशन दिया जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। उसके बाद अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो कोई भी बैचलर्स डिग्री आपकी होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, यही आपको चाहिए। उसके अलावा आपको एडिक्वेट नॉलेज होनी चाहिए गुजराती की या फिर हिंदी की। ठीक है, गुजराती और हिंदी दोनों की आपको लैंग्वेज होना चाहिए, क्योंकि गुजरात में या तो गुजराती बोली जाती है या फिर हिंदी बोली जाती है, तो ये दोनों ही लैंग्वेज आपको नोन होनी चाहिए। और नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स का तो कोई लिमिटेशन नहीं है, मैंने आपको पहले भी डिस्कस कर दिया। अब हम डिस्कस करेंगे इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है या एग्जाम पैटर्न क्या है, कितने एग्जाम होते हैं, क्या प्रोसीजर होता है, कितने एग्जाम लिए जाते हैं, ये सब कुछ हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो सिलेक्शन प्रोसेस में जो है वो 2 ही लेवल होते हैं। पहला लेवल होता है प्रीलिम्स और दूसरा होता है मेंस। इसमें इंटरव्यू जैसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, इंटरव्यू जैसा कुछ नहीं होता है, इस वजह से ये एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है उन लोगों के लिए जो इंटरव्यू में क्रैक नहीं कर पा रहे या इंटरव्यू फेस नहीं करना चाहते या फिर इंटरव्यू में उनको प्रॉब्लम लगती है। तो आपकी सिर्फ 2 ही लेवल के एग्जाम होंगे। आपको पहले प्रीलिम्स क्वालिफाई करना है, फिर मेंस में आपको स्कोर करना है, जिसके हिसाब से मेरिट लिस्ट बनती है। सिर्फ आपकी ये 2 ही क्राइटेरिया है, उसके बाद इंटरव्यू का कोई प्रोसेस नहीं है। तो ये एग्जाम आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, दोनों ही स्टेजेस जो है उनका यूनिक इंपॉर्टेंस है। अगर आप प्रीलिम्स को क्वालिफाई नहीं करते हैं तो आप मेंस के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं, और जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है सिलेक्टेड कैंडिडेट की, वो जो भी मार्क्स उसके मेंस एग्जामिनेशन में आते हैं उसके हिसाब से बनती है। तो आपको मेंस एग्जामिनेशन में भी अच्छा स्कोर करना पड़ेगा अगर आपको अच्छी पोस्ट चाहिए तो। ठीक है, तो प्रीलिम्स में मैं आपको नहीं बोलूंगी कि आप टॉप करो, प्रीलिम्स में आपको सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए होते हैं। इसका कट ऑफ कितना जाता है मैं वो भी हम लास्ट में डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। लास्ट ईयर का जो कट ऑफ गया था वो 71 गया था आउट ऑफ 200। ठीक है, तो ये कट ऑफ गया था। तो आपको इतना स्कोर करना होता है, ये मिनिमम स्कोर है। आपको इसके अंदर स्कोर ज्यादा स्कोर करना होता है, मतलब आप 180 से 90 का टारगेट ले सकते हैं। ठीक है, इतना आपको स्कोर करना है, मतलब 45 से 50% का आप टारगेट लेके चले तो आपका स्कोर जो है कट ऑफ जो है वो इजीली क्लियर हुआ है। आपको हमेशा मिनिमम का टारगेट नहीं करना है, मैक्सिमम का टारगेट करना है कि आप 200 में से मिनिमम आप 100 का टारगेट कीजिए, तो आपका कट ऑफ जो है उसके क्लियर होने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। ठीक है, कट ऑफ वैसे भी वेरी करता है, वो डिपेंड करता है एग्जाम के पैटर्न के, एग्जाम के टफनेस के ऊपर कि कितना टफ आया है या कितना इजी आया है। दूसरा डिपेंड करता है कि कितने लोग एलिजिबल हुए हैं। तीसरा डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ पोस्ट कितने निकले हैं। तो इस बार नंबर ऑफ पोस्ट काफी ज्यादा है, तो हो सकता है कट ऑफ और भी कम जाए। तो इस वजह से ये सारी चीजें आपको देखनी है। क्लियर, तो कट ऑफ के ऊपर ध्यान देना है। उसके पहले आपको प्रीलिम्स और मेंस का सिलेबस पता होना चाहिए, और उससे भी पहले प्रीलिम्स में होता क्या है वो आपको पता होना चाहिए। तो प्रीलिम्स में सिर्फ एक ही पेपर होता है, जीपीएससी जो क्लास 1-2 एग्जाम होता है, क्लास 1-2 वाला एग्जाम होता है। अगर आपने उसके वीडियोस देखे हो, हमारा क्लास जो लोग जीपीएससी क्लास 1-2 की प्रिपरेशन कर रहे हो उनको पता होगा कि 2 पेपर होते हैं क्लास 1-2 में, एक GS1 होता है, एक GS2 होता है। वनडे एग्जाम होते हैं दोनों ही, एक सुबह होते मॉर्निंग में होता है और एक आफ्टरनून में होता है। ठीक है, लेकिन ये STI का एग्जाम जो होता है उसमें सिर्फ एक ही एग्जाम होता है, वो है GS का, मतलब कि जनरल साइंस का। इसमें भी टोटल 200 क्वेश्चन होते हैं। 2 घंटे का आपके पास टाइम होता है, 2 घंटे मतलब 120 मिनट्स का आपके पास टाइम होता है। MCQs बेस्ड होता है और 200 मार्क्स का होता है, मतलब एक क्वेश्चन 1 मार्क का होता है, और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है, ये आपको ध्यान रखना है। नहीं तो लोगों को लगता है कि क्लास 3 की पोस्ट है तो आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, लेकिन इसमें नेगेटिव मार्किंग है। और जो एग्जाम होता है वो ऑफलाइन मोड में होता है, ऑनलाइन मोड में नहीं होता है। ठीक है, इतना समझ में आया। अगर जो भी बच्चे जीपीएससी क्लास 1-2 की तैयारी कर रहे हैं और उनको अगर कोई क्रैश कोर्स वो ज्वाइन करना चाहते हैं या पूरा साल भर का कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, दोनों ही कोर्स हमारे सिविल सिग्नल एप्लीकेशन के ऊपर अवेलेबल है। आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं, नीचे स्क्रीन पे नंबर भी शो कर रहा होगा, आप वहां से भी हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, वो पूरा इंग्लिश और हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए कोर्स है, गुजराती मीडियम में वो कोर्स नहीं है। क्लियर, चलिए। तो ये मैंने आपको बता दिया कि एसटीआई में जीएस पेपर एक ही पेपर होता है, 200 मार्क्स का, 200 क्वेश्चंस होते हैं, नेगेटिव मार्किंग होती है 0.3 मार्क्स की। क्लियर, चलिए। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं मीडियम ऑफ एग्जाम क्या होता है। तो देखिए,
देखो, बहुत सारी जगह पे अगर आप ऑनलाइन सर्च करोगे कि जीपीएससी एसटीआई एग्जाम का मीडियम क्या है, तो आपको लिखा हुआ मिलेगा इंग्लिश एंड गुजराती लैंग्वेज में होगा। तो जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, मैं उनको प्लीज अवेयर करा देना चाहती हूँ, ये जो एग्जाम है वो इंग्लिश और गुजराती मीडियम में नहीं होता है। इस होता है, लेकिन कैसे होता है वो भी मैं आपको बताती हूँ। इसका जो प्रीलिम्स का एग्जाम होता है, वो क्यों ऐसा लिखा है, ऑनलाइन अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो इंग्लिश और गुजराती दोनों आएगा। आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछेंगे मैम आप गुजराती मीडियम में अकेला बोल रहे हो, नहीं, ये गुजराती मीडियम का ही एग्जाम है, इसमें इंग्लिश का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ऑनलाइन आपको इंग्लिश और गुजराती देखने को मिलेगा। वो क्यों देखने को मिलेगा उसका भी क्लैरिफिकेशन मैं दे देती हूँ। ये जो जीपीएससी एसटीआई का एग्जाम होता है, उसका प्रीलिम्स जो होता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ गुजराती लैंग्वेज में होता है, इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं होता है। साथ में जो मेंस एग्जाम होता है वो गुजराती और इंग्लिश में होता है, ठीक है। अब ये पूछोगे आप ऐसा क्यों मैम, प्रीलिम्स क्यों नहीं होता है, जब तक हम प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं करेंगे मेंस में कैसे जाएंगे। तो मेंस में भी गुजराती और इंग्लिश में क्यों होता है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। मेंस में दो लैंग्वेज पेपर होते हैं, जिसमें से एक होता है गुजराती और एक होता है इंग्लिश, और दो पेपर होते हैं GS1 और GS2 के, ठीक है। इस वजह से ये गुजराती और इंग्लिश मीडियम में, बाकी सिर्फ इंग्लिश वाला पेपर जो है वो इंग्लिश में आएगा, बाकी सारे पेपर जो है वो गुजराती मीडियम में आएंगे। तो जो भी बच्चे सोच रहे हैं कि ये पेपर जो है वो इंग्लिश मीडियम में होता है, तो मैं आपको यही क्लियरिफाई कर देती हूँ कि इस एग्जाम का जो मीडियम है वो गुजराती लैंग्वेज रहेगा, इंग्लिश लैंग्वेज में ये पेपर नहीं होता है, ठीक है। मैं यही क्लियर कर देती हूँ, क्योंकि बहुत सारे ऑनलाइन रिसोर्सेज जो मैंने सर्च किए उनमें इंग्लिश एंड गुजराती लिखा हुआ है, लेकिन मैंने फिर ऑफिशियल नोटिफिकेशन चेक किया एसटीआई का, तो उसमें लिखा है कि जो प्रीलिम्स है वो प्योरली गुजराती में होगा और मेंस जो है वो गुजराती एंड इंग्लिश में होगा। उसका मतलब है कि इंग्लिश लैंग्वेज वाला पेपर जो है वो इंग्लिश में होगा, ठीक है। तो किसी को कोई कंफ्यूजन ना रहे कि इंग्लिश लैंग्वेज में होता है, तो मैं उसको क्लियर कर देती हूँ। उसके अलावा इसका जो मेंस एग्जाम का पैटर्न होता है वो मेनली गुजराती लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल साइंस 1 और जनरल साइंस 2, ये दोनों ये चार पेपर होते हैं। तो पहला गुजराती, दूसरा इंग्लिश, तीसरा GS1, चौथा GS2। और ये जो पूरा पेपर होता है वो डिस्क्रिप्टिव टाइप होता है, रिटन एग्जाम होता है, ठीक है। ये भी सेम कैसा है, जीपीएससी क्लास 1 2 की तरह ही है। उसमें तीन एग्जाम होते हैं, GS1, GS2 और GS3। इसमें दो एग्जाम होते हैं, GS1 और GS2। 3 3 घंटे के एग्जाम्स होंगे, ऑफलाइन मोड में होंगे, और तीनों एग्जाम का जो मार्किंग है वो टोटल 100 मार्क्स का होगा। तो टोटल जो मेंस एग्जामिनेशन के मार्क्स क्वालिफाई होकर आएंगे वो 400 में से आएंगे, तो आपको 400 में से स्कोर करना है, क्लियर। ठीक है, तो समझ में आया आपको कि 400 मार्क्स का मेंस एग्जामिनेशन होता है और प्रीलिम्स एग्जामिनेशन जो होता है वो 200 मार्क्स का होता है, और इन्हीं मार्क्स में से आपको कट ऑफ क्लियर करना होता है। अब हम डिस्कस करेंगे सिलेबस क्या होता है जनरल साइंस पेपर का, और पूरा ही प्रीलिम्स का और मेंस का, दोनों का हम सिलेबस डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन और किस टाइप का सिलेबस जो है वो पूछा जाएगा। तो पहला जो है वो हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन, फिर वैदिक एज, जैनिज्म, बुद्धिज्म और एंशंट इंडिया के बारे में पूछा जाएगा। फिर मौर्याज, गुप्ता एम्पायर, चोला एम्पायर, पल्लवाज डायनेस्टी और विजयनगर एम्पायर के बारे में पूछा जाएगा। इनकी सोसाइटी, रिलीजन, आर्ट, आर्किटेक्चर और लिटरेचर के ऊपर क्वेश्चन होंगे, ठीक है। उसके बाद इंडियन यूरोपियंस जो इंडिया में आए थे उसके बारे में, उनका स्टैब्लिशमेंट, ब्रिटिश एम्पायर का एक्सपांशन, फिर जो फ्रीडम स्ट्रगल हुआ था उसके ऊपर, फिर ये जो फ्रीडम स्ट्रगल है उसमें स्पेशल कॉन्टेक्स्ट में देखना है आपको गुजरात रिलीजियस और सोशल रिफॉर्म मूवमेंट जो हुए थे, और गुजरात की क्या कंडीशन थी 19th सेंचुरी में, ठीक है। ये सारे हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है। मतलब सिंपल वर्ड्स में आपको बोलूं, इंडियन हिस्ट्री आपको पढ़ना है, जिसमें गुजरात स्पेसिफिकली थोड़ा आपको ध्यान देना है। फिर इंडिया के इंडिपेंडेंस की मूवमेंट्स देखना है, इंडियन रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज जो हुई थी इंडिया में और अब्रॉड में वो देखना है, और गुजरात का क्या कंट्रीब्यूशन था इंडिया के फ्रीडम फाइटर्स में। जैसे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल है, वो गुजरात से थे, तो उनका क्या रोल रहा, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, उनके बारे में आपको जरूर पढ़ना चाहिए। महात्मा गांधी गुजरात से थे, उनके बारे में आपको अच्छा डिटेल में पढ़ना है, और भी जो फ्रीडम फाइटर गुजरात के थे उनके बारे में आपको अच्छा डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। और फिर महात्मा गांधी जी और सरदार पटेल आ ही गया कि उनका कॉन्ट्रीब्यूशन क्या था प्री इंडिपेंडेंस और पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में, ठीक है। रिफॉर्मिस्ट स्टेप्स क्या थी, और जो नेटिव स्टेट्स थे जैसे सौराष्ट्र हुआ, कच्छ हुआ और गुजरात हुआ, इनके रूलर्स के क्या अचीवमेंट्स थे, ये हिस्ट्री में आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। इन ऑल आपको इंडियन हिस्ट्री पढ़नी है, लेकिन उसके साथ गुजराती का तड़का होना चाहिए।
क्लियर। चलिए, कल्चरल हेरिटेज में आपको इंडिया और गुजरात की कल्चर आर्टिफैक्ट्स क्या है, लिटरेचर क्या है, स्कल्पचर्स क्या है, ये सब पढ़ना है। फिर फोक कल्चर देखना है आपको, गुजरात का ओरल ट्रेडिशन देखना है, उनके इम्पोर्टेंस क्या है, उनके इफेक्ट्स क्या है। फिर आर्ट एंड क्राफ्ट देखना है, गुजरात का सोशो कल्चरल कॉन्ट्रीब्यूशन देखना है, ट्राइबल लाइफ देखना है, पिलग्रमेज एंड टूरिस्ट प्लेसेस ऑफ गुजरात कौन कौन सी है ये आपको देखना है। गुजरात के कल्चर में आपको इतना पढ़ना है। उसके अलावा फिर आता है हमारा पॉलिटी वाला सेक्शन। तो ये क्योंकि एक ही पेपर है, जीपीएससी क्लास 1 2 में दो पेपर होते हैं, GS 1 और GS 2, उसमें 4 सब्जेक्ट GS 1 में आते हैं, 4 सब्जेक्ट GS 2 में आते हैं, लेकिन ये एक ही साथ है। तो इसमें टोटल सब एक साथ ही आएगा। क्लियर। और 200 क्वेश्चंस आएंगे तो वेटेज भी कम रहेगा पर्टिकुलर सब्जेक्ट का। तो अब इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में आपको वही इम्पोर्टेंट जो गाइडिंग प्रिंसिपल्स है वो, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, फिर इम्पोर्टेंट प्रोविजन, अंडरलाइनिंग स्ट्रक्चर्स देखना है, प्रिविलेजेस देखना है, प्रेसिडेंट और गवर्नर के बारे में पढ़ना है, पंचायती राज पढ़ना है, पब्लिक पॉलिसी एंड गवर्नेंस के बारे में पढ़ना है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, जो LPG रिफॉर्म्स आए थे उसका क्या इम्पैक्ट हुआ वो पढ़ना है। फिर ह्यूमन राइट्स, वुमेन्स राइट, राइट ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, राइट्स ऑफ चिल्ड्रन, ये देखना है। इंडिया की फॉरेन पॉलिसीज देखनी है, इंटरनेशनल रिलेशंस देखने हैं, की इंस्टीट्यूशंस देखने हैं, एजेंसीज देखनी है, ऑर्गेनाइजेशन देखना है, उनके स्ट्रक्चर और अथॉरिटेटिव कमांड देखनी है। ठीक है। उसके बाद इंडियन इकोनॉमी एंड प्लानिंग, मतलब इकोनॉमी वाला सेक्शन है। अधिकतर मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी, इकोनॉमी वाला जो सेक्शन है उसका बेसिक पढ़ लीजिए। बेसिक पढ़ने के बाद उसके जो मेनली जो करंट अफेयर्स में रहता है वो नहीं के ऊपर ज्यादा क्वेश्चंस आपको देखने को मिलता है। ठीक है। तो आपको मेन तो ईव ऑफ इंडिपेंडेंस पे इकोनॉमी क्या थी इंडिया की, फिर कैसे डेवलपमेंट हुआ, फिर प्लानिंग मॉडल्स मतलब 5 ईयर प्लान्स के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। जीपीएससी क्लास 1 2 में भी इस बार भी 2 से 3 क्वेश्चन 5 ईयर प्लान्स पे थे। ठीक है। ये 5 ईयर प्लान्स आपको जरूर पढ़ के जाने चाहिए इकोनॉमी के लिए। दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है इकोनॉमी का, वो होता है सेंसस। ठीक है। 2011 का जो सेंसस है वो आपको पढ़ के जाना चाहिए, और 5 ईयर प्लान, ये दो टॉपिक तो आपको पढ़ के ही जाने हैं इकोनॉमी के लिए। फिर तीसरा आपको जो पढ़ के जाना होता है वो बजट होता है। ठीक है। बजट आपको जरूर पढ़ के जाना चाहिए। उसके बाद न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, पॉलिसी कमीशन, अलग अलग इकोनॉमिक पॉलिसीज आती हैं। फिर एग्रो इंडस्ट्री में, सर्विस सेक्टर में क्या रिफॉर्म्स हुए हैं, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस में क्या रिफॉर्म्स हुए, ये सब आपको पढ़ना होता है। फिर पब्लिक फाइनेंस सिस्टम में टैक्स सिस्टम, पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक डेट, ये सब के बारे में, डेफिसिट कितना है, सेंटर और स्टेट के फाइनेंशियल रिलेशंस क्या है। GST एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, ये आपको पढ़ के जाना है। अभी ये आपको मतलब न्यूज में GST के बारे में बना रहता है, तो आपको उसके बारे में पता होना चाहिए, अपडेट। ठीक है। फिर जो भी ट्रेंड्स चल रहे हैं, स्ट्रक्चर चल रहे हैं या डायरेक्शन चल रही है इंडिया के फॉरेन ट्रेड की, वो सब आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा गुजरात की इकोनॉमी आपको देखनी है तो उसमें आपको एक ओवरव्यू देखना चाहिए। ओवरव्यू से भी ज्यादा अगर हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो गुजरात के जो लेटेस्ट बजट होता है उससे क्वेश्चंस आपको ज्यादा देखने को मिलते हैं, प्लस जो न्यूज में चल रहा होता है इकोनॉमी से रिलेटेड गुजरात का, वो आपको देखना चाहिए। ठीक है। फिर एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, वाटर रिसोर्सेज, माइनिंग इंडस्ट्री, सर्विस सेक्टर, ये सब चीजें आप देख सकते हैं। फिर फैसिलिटीज डेवलपमेंट में कोऑपरेटिव सेक्टर्स जो है गुजरात का, वो आप देख सकते हैं। क्लियर। तो ये सारी चीजें होती है। मेनली हम इकोनॉमी के लिए सजेस्ट करेंगे कि बेसिक आप चीजें पढ़िए, प्लस साथ में आपको ये पढ़ना होता है 5 ईयर प्लान, सेंसस, बजट, ये तीनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। क्लियर। उसके बाद आता है आपका ज्योग्राफी सेक्शन। तो इंडियन ज्योग्राफी आपको अच्छे से पढ़नी होती है। जनरल ज्योग्राफी में सब कुछ आता है, जैसे अर्थ का मोशन क्या होता है, टाइम और सीजन का कॉन्सेप्ट, अर्थ का इंटरनल स्ट्रक्चर, फिर एटमॉस्फेरिक स्ट्रक्चर, क्लाइमेट, मतलब आपको इन ऑल ओशनोग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी और जियोमॉर्फोलॉजी, ये सब डिटेल में पढ़ना होता है। फिर इंडियन ज्योग्राफी आपको डिटेल में पढ़नी है, इसी में आपका पूरा ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाता है। ठीक है। उसके बाद ये पढ़ने के बाद आप थोड़ा सोशल ज्योग्राफी पे ध्यान दे सकते हैं, जैसे कि पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन क्या चल रहा है, पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है, पॉपुलेशन ग्रोथ कैसे हो रही है, जेंडर रेशियो आप देख सकते हैं। ठीक है। ये सारी चीजें आपको देखनी होती है। उसके अलावा इकोनॉमिक ज्योग्राफी में आप जैसे एग्रीकल्चर में थोड़ा बहुत देख सकते हैं, इंडस्ट्री में देख सकते हैं मेन क्या चल रहा है। बेसिक इंडस्ट्रीज में आपको एग्रीकल्चर और मिनरल्स, ये दो चीजों पे ध्यान देना होता है, इनमें क्या चल रहा है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है। तो ये हमारा प्रीलिम्स का सिलेबस हुआ। इसके अलावा साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पूरे के पूरे प्योरली करंट अफेयर बेस्ड होते हैं। इवन सिर्फ जीपीएससी एसटीआई में नहीं, जीपीएससी क्लास 1 2 का भी जो एग्जाम होता है उसमें भी प्योरली जो साइंस एंड टेक का
पोर्शन होता है उसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर बेस्ड आते हैं। करंट अफेयर में जो न्यूज चल रही है उसी का स्टैटिक क्वेश्चन, उसी का बैकग्राउंड डेटा आपसे पूछ लिया जाता है। तो साइंस एंड टेक के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आपको अलग से कोई बुक परचेस करने की जरूरत नहीं है। साइंस एंड टेक के जो करंट अफेयर्स है उन्हीं के ऊपर आप फोकस कीजिए और उसी से आपका जीपीए एसटीआई वाला जो काम है वो हो जाएगा। मेनली आपको जैसे कि नासा के अचीवमेंट्स, क्या क्या वो नए मिशन लेकर आ रहा है, इसरो के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसरो ने कौन से मिशन लॉन्च किए, कौन सा मिशन चल रहा है, कौन सा मतलब नया नया जो भी चल रहा होता है न्यूज़ में इसरो के बारे में वो आपको पता होना चाहिए। डीआरडीओ ने कौन सी मिसाइल टेस्ट की, मिसाइल लॉन्च की, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, मेन आपको इसी का काम होता है। फिर दूसरा साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हेल्थ के ऊपर कि नया हेल्थ ये WHO क्या लेकर आया है, या कोई पर्टिकुलर जैसे कोविड के वजह से काफ़ी ज़्यादा वैक्सीनेशन वाली चीज़ें न्यूज़ में रहती है, तो वो सब आपको देखना होता है। ठीक है, फिर डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में देखना होता है। क्लियर, ये सारी चीज़ें, कोई न्यूक्लियर पॉलिसी अगर वो न्यूज़ में है तो वो सारी चीज़ें, मतलब साइंस एंड टेक से रिलेटेड जितना करंट अफेयर होता है वो आप देख लेंगे तो उतने में आपका काम हो जाएगा। फिर नेक्स्ट जो पार्ट आता है वो आता है, वो आता है आपका लॉजिकल रीजनिंग का और करंट अफेयर्स का। ठीक है, तो लॉजिकल रीजनिंग में नंबर्स के बारे में, फिगर्स के बारे में, वेन डायग्राम्स, क्लॉक, कैलेंडर, एज रिलेटेड क्वेश्चंस, ये सब आपको जीपीएससी क्लास 1 2 अगर आपने 7 जनवरी वाला एग्जाम दिया होगा तो उसमें भी आपको देखने को मिलेगा। एवरेज और मीडियन के क्वेश्चन, मॉडरेट एंड पॉलिनोमियल के क्वेश्चन, एरिया एंड पेरीमीटर के क्वेश्चन, ठीक है, सिंपल ज्योमेट्रिकल फिगर जैसे कि सिलेंड्रिकल, क्यूबिकल, राउंडेड विद द 6 पैरेलल साइड, सॉलिड, सॉलिड, सेमी सॉलिड, ये सारे जो फिगर्स होते हैं उनके एरिया पैरामीटर्स के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, फिर एडिक्वेसी ऑफ इंफॉर्मेशन, प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस आते हैं। एनालिसिस ऑफ इंफॉर्मेशन मतलब 2 3 स्टेटमेंट दिए जाते हैं, बताते हैं, पूछ लिया जाता है कि ये सफिशिएंट है या नहीं है, उस टाइप के क्वेश्चन। लॉजिकल और एनालिटिकल एबिलिटी जो होती है उसके ऊपर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। करंट अफेयर्स में मेनली आपको कवर करना होता है 12 से 18 महीने का। 12 महीने का जरूरत नहीं है, सिर्फ 12 महीने का आप कर सकते हैं, मतलब 1 ईयर का करंट अफेयर। अगर ये एग्जाम जनवरी में है 2025 में, तो आपको जो करंट अफेयर फॉलो करना है वो जनवरी 2024 से लेके दिसंबर 2024 तक का भी अगर आप करेंगे तो आपके लिए मोर देन इनफ रहेगा। ठीक है, इतने में भी आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो बन जाएंगे। ठीक है, मेनली क्वेश्चंस आप मतलब 1 महीने से ज़्यादा आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और मैं आप अगर आपके पास 1 साल का टाइम है तो आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ने की अगर आपकी हैबिट नहीं है, न्यूज़ से आप अपडेटेड नहीं रहते हैं, तो आप डेली एक तो न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डाल लीजिए, या फिर डेली न्यूज़ एनालिसिस तो आप सुन ही लीजिए करिए। आप कुछ भी काम करते टाइम अगर आप खाना भी खा रहे हैं तो आप वीडियो चला सकते हैं मोबाइल में, द हिंदू का एनालिसिस, यूट्यूब पे बहुत सारे लोग हैं जो द हिंदू का एनालिसिस बनाते हैं, तो उनके वीडियोस आप देख सकते हैं। तो उससे आपको एटलीस्ट अपडेशन तो मिल सकता है। अगर आपको पेपर पढ़ने का अगर आपको टाइम नहीं मिला, लेकिन आपको पेपर पढ़ने की हैबिट डालनी चाहिए। एक ऑफिसर में ये हैबिट होनी चाहिए। ठीक है, बात वो नहीं है आपको एग्जाम क्लियर करना है या नहीं करना है। अगर आप एक ऑफिसर बनना चाहते हैं, अगर आप क्लास 1 2 ऑफिसर बनना चाहते हैं, या फिर आप स्टेट टैक्स इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं, तो पहले अपने आप को उतना केपेबल बनाइए। अगर आप डेली न्यूज़ पढ़ने की आदत डालेंगे ना, तो जब अगर आप स्टेट टैक्स इंस्पेक्टर बन जाएंगे ना, तो आपको आदत होगी अरे क्या चल रहा है वर्ल्ड में, मैं पहले देख लेता हूँ उसके बाद मैं अपनी जॉब करने जाऊंगा। तो उससे आपका दिमाग अपडेट रहेगा। तो ये एक हैबिट होती है जो इस एग्जाम का पार्ट है और ये आपके अंदर होनी चाहिए। इस वजह से आपको डेली न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत जरूर डालनी चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। तो ये पूरा एग्जाम पैटर्न और सिलेबस है। प्रीलिम्स का, मेंस का हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, पैटर्न भी, स्कीम भी, सब कुछ। अब हम लास्ट जो डिस्कस करने वाले हैं वो लास्ट ईयर जो कट ऑफ गया था जीपीएससी एसटीआई का, जो 2022 में एग्जाम हुआ था, उसका कट ऑफ कितना गया था। तो जो प्रीलिम्स का कट ऑफ था वो 71 में से आउट ऑफ 200 गया था। तो मैंने वही बोला, कट ऑफ मतलब होता है मिनिमम मार्क्स। ठीक है, उस देखो जैसे मान लो 200 आपका पेपर का मार्क्स है, किसी बच्चे का 120 आया, किसी बच्चे का 110 आया, किसी का 100 आ रहा है, ये नंबर कहाँ पे स्टॉप करना है, क्योंकि उन लोगों को मिनिमम वो जैसे जितनी पोस्ट होती है ना उससे 10 गुना ज्यादा वो लोग स्टूडेंट्स को लेते हैं। तो उस हिसाब से उनको नंबर ऑफ स्टूडेंट जिस नंबर पे खत्म हो जाएंगे, मतलब जितने लोग उनको लेना है जिस नंबर पे खत्म हो जाएंगे वो उनका कट ऑफ होता है। मान लो लास्ट ईयर जो है वो 71 पे जितने उनके स्टूडेंट रिक्वायरमेंट थे उतना हो गया, तो वो उसका कट ऑफ हो गया। तो आपको कट ऑफ
आप देख सकते हैं कि हाँ 71 गया था, उसके हिसाब से आपको टारगेट करना है कि एटलीस्ट मेरा 100 से कम तो ना आए। ठीक है, तो 100 का आप टारगेट लेके चलेंगे तो ही आप अपना कट ऑफ क्लियर कर सकते हैं। मेनली आपको मैक्सिमम स्कोर की तरफ जाना है, लेकिन मिनिमम आपको 100 तो स्कोर करना है, ऐसा आप दिमाग में लेके चलेंगे तो आपका कट ऑफ 100% क्लियर हो जाएगा। और ये एग्जाम को क्लियर करने के लिए एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट तरीका है, वो मैं आपको बता देती हूँ, टेस्ट। आप अगर कोई भी इंस्टीट्यूट है, ऑनलाइन हो आप ऑफलाइन हो, आप किसी रिमोट लोकेशन पर रह रहे हो, तो अगर आपको कहीं से टेस्ट सीरीज मिल रही है या आप ऑनलाइन टेस्ट देने की फैसिलिटी मिल रही है, तो प्लीज और प्लीज आप वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए। उससे आपको रियल एग्जाम में बैठ के एग्जाम देने का और एग्जाम प्रेशर हैंडल करने का, और कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, प्लस आपकी एक्यूरेसी, सबसे इंपॉर्टेंट आपकी एक्यूरेसी कितनी है। जैसे मान लो आपने 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, तो उसमें से कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं, कितने क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, ये आपको चेकआउट करना है। और वो आप चेक कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ टेस्ट सीरीज के हेल्प से। तो 10 क्वेश्चन है, तो 10 क्वेश्चन में अगर आपके 7 सही हो रहे हैं और 3 गलत हो रहे हैं, तो आपके कुछ मार्क्स जो है वो नेगेटिव मार्किंग में भी जाएंगे। तो इस वजह से आपको टेस्ट सीरीज जरूर लगानी चाहिए। टेस्ट सीरीज किसी भी एग्जाम को क्लियर करने का सबसे सबसे इम्पोर्टेंट एक स्टेप है। ठीक है, एग्जाम सिलेबस कंप्लीट करना, एग्जाम के एमसीक्यूज लगाना, ये दोनों अलग चीज है, लेकिन एग्जाम अगर आप किसी एग्जाम को क्लियर कर पाते हो तो वो होता है, उसका सबसे बड़ा हथियार होता है टेस्ट सीरीज। तो टेस्ट सीरीज आपको जरूर ज्वाइन करनी है, टेस्ट आपको जरूर लगाने हैं। उसी से आपको समझ में आएगा कि आप कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हैं और आपकी एक्यूरेसी कितनी है। एक्यूरेसी मतलब कितने क्वेश्चन आप लगा रहे हैं और उसमें से कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं। 200 के 200 क्वेश्चन आप लगाया लेकिन सही आपके 10 भी नहीं है, तो आपका कोई मतलब नहीं है। 200 में से अगर मान लो आपको लगा कि 100 क्वेश्चन इजी है, आपने अटेम्प्ट कर दिए, लेकिन वो 100 जो है वो पूरे सही नहीं है, सिर्फ 50 ही आपके सही है, तो बाकी के 50 क्वेश्चन गलत हो गए। तो पहले तो देखो 100 में से आपके सिर्फ 85 मार्क्स बन रहे हैं। ठीक है, फिर जो 50 क्वेश्चन गलत हुए उसकी 0.3 के हिसाब से नेगेटिव मार्किंग भी हो गई, तो ये 50 जो आ रहे थे वो भी नहीं आएंगे। कितने आएंगे, एक सेकेंड, कितने आएंगे, 30 के आस 30 प्लस आपके मार्क्स रह जाएंगे। इस वजह से आपको क्या करना चाहिए, 15 मार्क्स आपके कट जाएंगे अगर 50 गलत हुए तो आपके 35 प्लस ऐसे कुछ क्वेश्चन के मार्क्स आएंगे। तो इस वजह से ये जो नेगेटिव मार्किंग है ये बहुत सारे नंबर आपके लेके जाता है और बहुत सारी चीजें आपकी मिस हो जाती है। तो आपके जो पेपर अटेम्प्ट करना है ना, वो पूरा शिद्दत से आप कीजिए। इस बार एसटीआई का एग्जाम है, बहुत टाइम बाद इतनी वैकेंसी आई है, तो पूरी फुल प्लानिंग के साथ इस एग्जाम को अटेम्प्ट कीजिए। कितना प्रीलिम्स स्कोर करना है, कितना मेंस करना है, पूरे साल भर मुझे कैसे तैयारी करनी है, कितने सब्जेक्ट खत्म करने हैं, कितना करंट अफेयर मुझे प्रिपेयर करना है, ये सब कुछ आप स्ट्रैटेजी बना लीजिए। इनके स्ट्रैटेजी वीडियोस मेरे चैनल पे अवेलेबल है, अगर आपको कोई दिक्कत आती है आप वहां से देख सकते हैं। कितना आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, कैसे बनाने हैं, आपको टाइम टेबल कैसे बनाना होता है पढ़ने का, ये सारे वीडियोस भी मेरे चैनल पे अवेलेबल है, आप वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके अलावा एक और बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट चीज है जीपीएससी एसटीआई एग्जाम में कि इसमें कोई इंटरव्यू प्रोसेस नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से ये एग्जाम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इसमें कोई इंटरव्यू प्रोसेस नहीं है और बिना इंटरव्यू दिए आप क्लास 3 ऑफिसर बन सकते हैं। तो इस जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इसको आप बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। 573 पोस्ट निकली है एसटीआई ऑफिसर के लिए, ये बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, बहुत ही अच्छा टाइम आपके लिए आया है लाइफ में। आप इसको यूटिलाइज कीजिए, पूरा 1 साल आपको गुजरात गवर्नमेंट ने दिया है, अच्छे से आप तैयारी कीजिए, मन लगा के आप तैयारी कीजिए। आपका जो एग्जाम है वो क्लियर हो जाएगा विद इन 2 ईयर्स, विद इन 1 ईयर आप क्या बन जाओगे, स्टेट टैक्स इंस्पेक्टर बन जाओगे। अगर आपने लगन से पढ़ाई की, प्रीलिम्स का सिलेबस कंप्लीट किया, क्वेश्चन लगाए और सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज लगाई, तो आपका एग्जाम जो है वो क्लियर होने से कोई नहीं रोक सकता। इतना टफ एग्जाम नहीं है, क्लास 3 की पोजीशन का एग्जाम है। अगर आपने, अच्छा एक और चीज मैं आपको बताऊंगी, 7 जनवरी का एग्जाम हुआ था 2024 का, क्लास 1-2 ऑफिसर का। ठीक है, अगर अभी तक आपने वो वीडियो चेकआउट नहीं किया हो 7 जनवरी का प्रीलिम्स के सॉल्यूशन, तो आप उसको चेकआउट जरूर कीजिए। अभी इसका रिजल्ट नहीं आया लेकिन प्रोविजनल आंसर की जो आ चुकी हैं, इसके वीडियोस बहुत सारे चैनल पे, मेरे चैनल पे भी आपको मिल जाएंगे। उसमें हमने क्वेश्चंस डिस्कस किए, वो आप देखेंगे तो आपको क्वेश्चन का लेवल समझ में आएगा क्लास 1-2 का। उसी के हिसाब से आप देख लीजिए क्लास 3 का लेवल क्या आएगा, या फिर आप गूगल पे भी सर्च करेंगे तो आपको क्लास 3 का पेपर भी मिल जाएगा जीपीएससी का। लेकिन आप क्लास 1-2 के लेवल से ही पता कर सकते हैं कि अभी पेपर जो है जीपीएससी गवर्नमेंट जो है वो पहले सालों के कंपैरिजन में काफी
इजी कर लिया है। जो 2021 2020 का लेवल था वो यूपीएससी के लेवल को मैच कर रहा था, लेकिन अब जो है वो स्टेट लेवल को मैच कर रहा है और काफी अच्छा पेपर अब आने लग गया है। तो ये आपके पास गोल्डन चांस है, आप जीपीएससी एसटीआई को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, और कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कॉन्टैक्ट नंबर है मेरा, उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कभी भी किसी भी टाइम। और आपको जीपीएससी क्लास 1-2 का कोर्स ज्वाइन करना है तो आप सिविल सिग्नल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। वहां पे आपको फुल कोर्स अवेलेबल है, सारे सब्जेक्ट उसमें कवर है, प्लस आपको साथ में फ्री पीडीएफ भी प्रोवाइड की जाएगी, तो आप वो भी जाके देख सकते हैं। ठीक है, सारा स्टडी मटेरियल आपका प्रिपेयर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।